हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड 5 ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सीरीज। इस एपिसोड में वील डिस्कस 5 वेरी यूनिक बिजनेसेस एज वेल। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गो टू द फर्स्ट बिजनेस। सो जो पहला बिजनेस है ना, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जीटेक इंडिया। ठीक है। और ये पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मेजॉरिटी ऑफ यू विल नॉट नो, बट लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आशीष कचोलिया हैज इन्वेस्टेड 3.71 has taken 3.71% stake of this particular company. So ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी बनने वाला है, गिवन द फैक्ट दैट वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैज सच अ हाई स्टेक इन इट। अब ये कंपनी क्या करता है, बेसिकली सोचोगे तो ये कंपनी का 3 बिजनेस वर्टिकल्स है। ठीक है। एक एक करके विल टॉक अबाउट देम। सबसे पहला वर्टिकल इज नोन एज द जिंक क्रिएटिव पार्क। सो ये कंपनी क्या करता है, ये कंपनी पार्क्स बनाता है ऑल अक्रॉस इंडिया, स्पेसिफिकली इन टायर 2 टायर 3 सिटीज, जहाँ पे देर आरंट एनी अदर पार्क मेकर, जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है, जहाँ पे देर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेंसिटी फॉर क्राउड टू विजिट ऑल ऑफ दिस पार्क। सो इन पार्क का 4-5 यूनिक फीचर्स होता है। ठीक है, मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहले तो ये पार्क ना, ईच एंड एवरी पार्क जो ये बनाते हैं, उसमें देर इज सम अमाउंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, देर विल बी सम अमाउंट ऑफ ग्रीन लैंडस्केप्स, कुछ कुछ पार्क्स विल हैव वेस्ट टू आर्ट स्कल्पचर्स, कुछ कुछ में देर विल बी यूनिक प्ले जोन्स। तो ये काफ़ी मिक्स एंड मैच करके ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्क बनाते हैं। अब कैसे कैसे पार्क्स ये लोग बनाते हैं, आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ द पार्क्स देव मेड। ठीक है, तो जैसे देयर इज अ वेस्ट टू वेल्थ पार्क, देन देर इज अ ग्रीन ट्रायल पार्क, देन नोएडा में दे हैव अ जंगल पार्क, जहाँ पे दे मेक आप जंगल रूट से आप जा सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो। और इन पार्क्स का कुछ कुछ एडवांटेजेस है जो जीटेक यूटिलाइज करता है। देखो, पहला है कि नन ऑफ दिस पार्क्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू एंटर एज एंट्री फी। एंट्री फी ऑन एन एवरेज 50 to 75 रुपीज के आसपास होता है, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द डेमोग्राफिक कैन एक्सेस द पार्क। ठीक है। सेकेंडली, ये डिजाइन किया गया है फॉर हाई डेली फुटफॉल्स, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग रिकरिंग रेवेन्यू। और ईच एंड एवरी पार्क का एक थीम होने की वजह से पीपल इन जनरल आर इंटरेस्टेड टू विजिट ऑल ऑफ दिस पार्क्स। एंड देर इज अ थिंग ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज ऑल्सो, जो ये सारे पार्क्स में करते हैं। अब जीटेक का क्या यूनिक बिजनेस मॉडल है कि ये कंपनी क्या करता है ना, ये कंपनी पूरा पार्क खुद के पैसे से नहीं बनाता है। सो दे टाई अप विद द गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के टर्म से दे टाई अप विद द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट जीटेक को लैंड देता है, और बेसिक स्टार्टिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, गवर्नमेंट वो वाला पार्ट कर देता है। जीटेक उसके ऊपर बिल्ड एंड ऑपरेट करता है। लाइक जो जो आफ्टर द बेसिक कंस्ट्रक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट, जीटेक उधर जाएगा, जीटेक उस पार्क का फाइनल फर्निशिंग करेगा, उस पार्क का डिजाइन करेगा, उस पार्क को कैसा दिखना चाहिए, कहाँ पे कैसे क्या लगाना चाहिए टू मेक द पार्क मोर ब्यूटीफुल, उसमें आर्ट वर्क इंस्टॉल करेगा, उसमें ग्रीन ट्रायल कैस्केडिंग्स करेगा, पार्क को सुंदर बनाएगा बेसिकली, राइट। एंड वंस दैट इज मेड, जीटेक एंड द गवर्नमेंट टाई अप जो पार्टनरशिप के टर्म्स के अनुसार, जीटेक विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एंड मेंटेन द पार्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और गवर्नमेंट का अराउंड 50% ऑफ द जो पार्क का जो टिकटिंग रेवेन्यू होता है ना, उसका 50% गोज टू द गवर्नमेंट, रिमेनिंग 50% इज केप्ट बाय जीटेक। जीटेक का इसमें क्या फायदा है, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू पे सच ए हाई अमाउंट से टू एक्वायर लैंड टू मेक द पार्क फ्रॉम स्क्रैच। तो उनका मॉडल काफी कैपिटल एफिशिएंट हो जाता है, कैपिटल लाइट मॉडल हो जाता है। ठीक है। थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी जीटेक डज इन्वेस्ट टू इंश्योर दैट दे स्किन इन द गेम, बट इन मेजोरिटी इनका जो ये पार्क वाला बिजनेस है, ये काफी कैपिटल लाइट हो जाता है। एंड वंस आप गवर्नमेंट्स के साथ काम करके कोई भी पार्क का रिजल्ट अगर आपका अच्छा है, तो वो गवर्नमेंट आपको दूसरा एरिया भी देता है टू मेक न्यू पार्क्स, एंड न्यू गवर्नमेंट्स आर आल्सो ऑन बोर्ड यू टू ऑपरेट पार्क्स इन देयर स्टेट्स। ठीक है। नाउ अब एक चीज देख लेते हैं। तो करेंटली ना, जीटेक के 18 पार्क्स डिलीवर्ड है। ठीक है, 18 पार्क्स डिलीवर्ड है। उन्होंने 5,000 टन ऑफ वेस्ट को रिपर्पस किया। जो वेस्ट होता है ना, कूड़ा, डिस्कार्डेड मटेरियल, उसको सस्टेनेबली यूज करके ये पार्ट्स में मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट टू वेस्ट टू आर्ट मूवमेंट। ठीक है। कंपनी क्या बोल रहा है, मेरे पास अभी 18 पार्क्स डिलीवर्ड है, बट मेरे 35 प्लस पार्क्स आर इन द कंस्ट्रक्शन मोड, आर इन द डेवलपमेंट मोड, जो बहुत जल्दी FY26 FY27 में मेरे ऑपरेटिंग रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इससे मुझे क्या मालूम चल रहा है कि द रेवेन्यू विजिबिलिटी इज इंक्रीजिंग फॉर द कंपनी। सेकेंडली, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो, मेरा पार्क्स में ना, मैं सिर्फ टिकटिंग रेवेन्यू से इनकम नहीं करूंगा। व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज दैट मैं व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज दैट आई विल इंक्रीज द रेवेन्यू इन ईच ऑफ माई पार्क थ्रू अदर मोड्स। पहला वाला मोड क्या है, वन इज फूड एंड बेवरेजेस के स्टॉल्स लगेंगे मेरे पार्क में, तो वहां से मेरी इनकम होगी।
उसको छोड़ के एनी अदर एक्टिविटीज इनसाइड द पार्क, लाइक यू नो मे बी इट कुड बी ट्रैम्पोलिन्स, इट कुड बी थिंग्स लाइक अ स्पेशल किड जोन, जहाँ पे अगर आप लोगों को वो पार्ट एक्सेस करना है तो उसके लिए देयर विल बी सम एक्स्ट्रा चार्ज। तो इससे कंपनी क्या बोल रहा है, ये पर्टिकुलर चीज में ना मेरा मार्जिन बहुत हाई है, कंपनी ये बोल रहा है कि नॉर्मल तो 50% ऑफ माई इंटायर प्रॉफिट गोज टू द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप, बट इस पर्टिकुलर में मुझे उतना रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करना पड़ेगा और इसमें मेरा मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा और इसके वजह से द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच पार्क विल काइंड ऑफ कीप ग्रोइंग अप। तो मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ दैट आउट ऑफ द 18 पार्क्स दैट आर एग्जिस्टिंग, सम ऑफ द पार्क्स कैसा है। देखो जैसे हैप्पीनेस पार्क है लखनऊ में, उधर मंथली फुटफॉल 56,000 है। अब जंगल ट्रेन नोएडा जिसके बारे में मैंने बोला, उधर 75,000 की मंथली फुटफॉल है। फिर देर इज अ यूपी दर्शन पार्क 33,000। देर इज अ सेवन वंडर्स पार्क जहाँ पे यू नो ऑल द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर शोन, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल है। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स भी आप ये पर्टिकुलर स्लाइड देख सकते हो। ऑन एन एवरेज अ पार्क हैज 20,000 विजिटर्स पर मंथ, एवरेज टिकट 75, डेली रेवेन्यू उनका 7,50,000 हो रहा है क्योंकि जिंक का शेयर 50% है और 50% गवर्नमेंट को जा रहा है। F&B से वो लोग बोल रहे हैं कि पर पार्क ऑन एन एडिशनल बेसिस 3 लाख रुपया they can आराम से earn. So this improves their operational margin to around 55 to 65%, and that is more or less on their park business. आप लोगों को एक चीज देख लो कि how this particular company has been able to grow their revenue over a period of last 3-4 years. आप देख रहे हो from FY23 onwards the momentum of the revenue growth has kind of grown up, indicating कि because इनका park business में फुटफॉल आ रहा है और इनका पार्क बिजनेस बहुत स्ट्रांगली स्केल अप हो रहा है। एबिटा मार्जिन भी बहुत हाई पिक कर गया अराउंड 29.5%, राइट। और ये लोग बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल बेसिस में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कैन गो अराउंड 55-65%। तो और भी स्कोप ऑफ एबिटा मार्जिन ग्रोथ है अलॉन्ग विथ ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एबिटा इज ऑल्सो ग्रोइंग अप। कंपनी ये बोल रहा है कि देखो जैसे मेरा मोमेंटम किक इन होएगा ना तो मेरा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होएगा और उसके वजह से मेरे काफ़ी रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी स्टार्ट किक इन हो जाएंगे, राइट। और एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो मेरे बैलेंस शीट में आएगा एंड दैट विल मेक द कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव। कंपनी ये भी बोल रहा है कि देखो आज तक ना व्हाट इज हैपनिंग, माई कंपनी हैज बीन व्यूड एज एन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, कि मैं जाके ना पार्क को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाता था। बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो बोल रहे हैं कि माई कंपनी विल नॉट बी व्यूड जस्ट एज एन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, इट विल बी व्यूड एज अ consumer annuity business with an ESG line, जिसके वजह से they are saying कि the perceived value of the company has a potential to get re-rated to a higher PE, ठीक है। और कंपनी वही बोल रहा है कि इनका जो मंथली रिकरिंग इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है बिकॉज 35 पार्क्स आर इन द डेवलपमेंट फेज, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, तो उनका 36 मंथ स्ट्रेटेजी देख लो, जो नेक्स्ट 3 साल में उन कंपनी का विजन उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया। दे हैव सेड कि देखो अभी 35 पार्क्स है डेवलप हो रहा है और 18 पार्क्स बिल्ड है, तो अराउंड आप पकड़ लो मेरा 53 पार्क्स की रोड मैप है अभी। बट बाय द एंड ऑफ यू नो से FY28 हम लोग हमारा पार्क का सिर्फ काउंट वी वांट टू टेक इट अबव 100 पार्क्स, ठीक है, जो ऑपरेशनल है इनसाइड इंडिया। सेकेंडली वो लोग क्या बोल रहे हैं ना, हम लोग इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। वी वांट टू टेक आवर पार्क्स टू फॉरेन कंट्रीज वेयर वी वांट टू मेक पार्क्स फॉर देम, एंड इससे हमारा काफ़ी मार्जिन में भी मदद होगा। आप अगर आप लोग देखोगे दे हैव एक्टिव पार्क इंक्वायरीज फ्रॉम 15 कंट्रीज। आप इधर देख सकते हो जी टेक का, दे हैव 15 कंट्रीज को पार्क इंक्वायरीज आ रहा है एंड दे हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड वन ऑफ देयर इंटरेस्ट फॉर डेवलपिंग अ 15 एकड़ पार्क इन घाना। तो इन टर्म्स ऑफ दिस आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ZTEC's स्ट्रेटेजी। सेकेंडली रिकरिंग रेवेन्यूज वो लोग बोल रहे थे ना कि 30 to 40% ऑफ माई टोटल रेवेन्यूज होएगा, राइट। और इसके वजह से उन लोगों को एक री रेटिंग भी मिल रहा है। रिकरिंग रेवेन्यू कैसे हो रहा है, बिकॉज पार्क्स में F&B की बिजनेस बैठ रही है, पार्क में इवेंट्स की बिजनेस बैठ रही है, एक कॉन्टिन्यूअस जो पार्क की एंट्री फीस से वो लोग इनकम करेंगे, दैट विल बिकम अ बिग पार्ट, बिग चंक ऑफ देयर टॉप लाइन। सो इसके वजह से ये सेइंग कि रिकरिंग रेवेन्यूज बूस्टअप होंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो सेइंग कि स्पोर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी में लाइक कोई स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया, किड्स प्ले जोन हो गया, इन सारे एक्सपीरियंशियल जो सेगमेंट्स बनते हैं इनसाइड अ पार्क, इसमें भी दे आर गोइंग टू फोकस एंड इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड दे विल मे बी क्रिएट अ सेपरेट सेगमेंट जस्ट टू फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। अब लॉजिकली समझोगे तो मे बी दे आर गोइंग टू थिंक इनटू मेकिंग प्ले जोन जहाँ पे आप लोग पेंट बॉल खेल सकते हो, जहाँ पे आप लोग यू नो पिकल बॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, ऐसे ऐसे प्ले जोन्स बना सकते हैं। दिस माइट बी अनदर एरिया वेयर दे आर फोकसिंग एंड देर ऑल्सो सेट देर ओपन टू डीमर्जर। चार जो 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस है ना उनको डीमर्ज कर सकते हैं एंड देन
एंड उनका उनका वैल्यू अनलॉक भी हो सकता है, ठीक है। मैं और एक चीज़ आप लोगों को एक बार क्विकली दिखा देता हूँ। या दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इनका जो अदर दो बिजनेस वर्टिकल्स है, राइट। एक है जियो टेक्निकल सोल्यूशन, तो पहला वाला वी टॉक्ट अबाउट जिंक क्रिएटिव पार्ट्स, जिसके बारे में भी डिस्कस। नाउ जियो टेक्निकल सोल्यूशन इज देयर अनदर बिजनेस सेगमेंट। इसमें व्हाट दे डू, दे बेसिकली डू स्पेशलाइज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सोल्यूशंस, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स सॉइल एंड रॉक मैकेनिक्स चैलेंजेस हो रहा है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उधर दे जाके जो सॉइल स्टेबिलाईजेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, रॉक के मैकेनिक्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारा थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये लोग ऑपरेट करते हैं। स्टीप टेरेंस को स्टेबिलाईज करना इन माउंटेनियस रीजन्स, रोडवेज को रीइंफोर्स करना, ये सारा इज पार्ट ऑफ ऑल द सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी डज। इधर आप पढ़ भी सकते हो, इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड अबाउट व्हाट दे डू। तो इनका बिजनेस मॉडल इसमें क्या है, इट्स सिंपली दैट दे डू ईपीसी एंड ओईएम। ईपीसी मतलब इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, ये पूरा सेटअप करते हैं, एंड ओएनएम मतलब आफ्टर द सेटअप, आफ्टर दे डू देयर एंटायर प्रोजेक्ट दे विल आल्सो मेंटेन द प्रोजेक्ट फॉर अ बिग पीरियड ऑफ टाइम, तो इससे उनका एन्युटी इनकम आता है। Then the third business line that they're interested and they're invested in is their Geest and Grace wastewater management. wastewater management में सिंपल दे ट्रीट वेस्ट वाटर, ठीक है। बट ये सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ईपीसी प्लांट्स नहीं, ईपीसी नहीं करते, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनाते, इनका एक ना टेक्नोलॉजी लेयर भी है इसमें, एंड दैट इज द जीस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें व्हाट दे आर सेइंग इज दैट हम वी आर नॉट सिंपली अ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कंपनी, वी ऑल्सो हैव अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से आप जब वेस्ट वाटर, कोई भी कॉर्पोरेट जब उस अपना वेस्ट वाटर को हमारा टेक्नोलॉजी से ट्रीट करेगा, दे विल बी एबल टू रिकवर वैल्यूएबल केमिकल्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टोरी ऑफ डेवलपिंग रेवेन्यू और जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम वेस्ट वाटर, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब वेस्ट वाटर ट्रीट होता है ना, तो उसमें आफ्टर यू ट्रीट इट, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बाई प्रोडक्ट मटेरियल्स भी निकलता है जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर ऑफरिंग, जो नो अदर पर्टिकुलर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया कैन डू, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी क्या क्या है, वो बायो फिल्टर्स यूज़ करते हैं, वो मॉड्यूलर एसटीपीज यूज़ करते हैं, वो नैनो बबल टेक्नोलॉजी, इंजाइम बेस्ड सोल्यूशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है फॉर वाटर बॉडी रिजुविनेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और इनके पास एक डेडिकेटेड इनोवेशन लैब भी है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का जो इफ्लुएंट होता है ना, उसको दे मैनेज, एंड उसमें से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाई प्रोडक्ट्स दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ये काफ़ी कस्टमाइज भी हो जाता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें भी उनका बिजनेस मॉडल इज डिजाइन बिल्ड ऑपरेट, ईपीसी एंड ओईएम across the life cycle and engineering supervision for mission critical industrial setups. Technology offerings भी आप पढ़ सकते हो, freeze crystallization, chemical dewatering, selective extraction, biofilters and nanobubbles. So basically what the idea is, ये कंपनी ना जो अपना जिंक क्रिएटिव पार्क को छोड़ के जो अलग दो बिजनेस मॉडल्स में है, वहाँ पे दे हैव अ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में दे आर सेइंग कि सिंपल ईपीसी नहीं करेंगे हम लोग, वेस्ट वाटर से आप लोगों को मिनरल्स या फिर कोई भी बाई प्रोडक्ट्स जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको देंगे, वो भी आप बेच सकते हो। इनमें देर इज सम टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज। जियो टेक्निकल में दे ऑपरेट इन मिशन क्रिटिकल सिविल वर्क्स, जहाँ पे आप बहुत इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी चाहिए होता है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होता है, सॉइल स्लोप्स को स्टेबिलाईज करने के लिए, रोडवेज को स्टेबिलाईज करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए। तो दीज टू सेगमेंट्स में ना थोड़ा टेक्निकल वर्क है, एंड दैट इज वाई इतना ईजी नहीं है फॉर रैंडम अदर पीपल टू कम एंड काइंड ऑफ replicate the work that ZTech is doing. And obviously we spoke about कि the huge scope, right, जो उनका जिंक क्रिएटिव पार्क के बिजनेस में है, both from a domestic level to an international level. अभी तो सिर्फ अराउंड 18 पार्क्स ऑपरेशनल है, 35 तो FY 2027 के एंड तक आपका वो हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर प्लानिंग अ 2x एक्सपेंशन इन पार्क बिजनेस। और ये कंपनी का इतना स्कोप क्यों है, क्योंकि ये टायर 3, टायर 4, टायर 2 सिटीज में ऑपरेट करता है, जहाँ पे मेजॉरिटी बिग पार्क्स आर नॉट देयर फ्रॉम अदर एमएनसीज। इसके वजह से ये, एंड ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव द पीपीपी पार्टनरशिप, तो इनका काफी कैपिटल लाइट मॉडल भी बन जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अराउंड जीटेक। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया। या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिजनेस। सेकेंड कंपनी जो हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी आईकेएस हेल्थ, ठीक है।
IKS is a very unique company because वो ना काफ़ी एक यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है. वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हेल्थ केयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं दैट ऑफर अ केयर इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म अक्रॉस फिजिशियन enterprises in the US, Canada, Australia with a focus on the US market. So basically क्या होता है ना, जब भी कोई एक पेशेंट के इंटायर लाइफ साइकिल में the point from where he consults a doctor or a physician till the point where he's admitted in the hospital till the point where he gets released, ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है राइट. उस लाइफ साइकिल में ना काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज होता है जिसको मैनेज करने के लिए प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली यू हैड टू एम्प्लॉय लॉट ऑफ पीपल राइट, और उसके वजह से आपका कॉस्ट बढ़ रहा था राइट. तो IKS क्या बोलता है कि मैं ना एक प्लेटफॉर्म बना दिया ऑफ अ लॉट ऑफ टेक सॉल्यूशंस जो ये सारे स्टेजेस ऑफ अ कस्टमर लाइफ साइकिल है ना, फ्रॉम प्री विजिट टू टू पोस्ट विजिट स्टेज, उसको कवर कर देते हैं. तो प्री विजिट स्टेज में क्या होता है, प्रीवियस स्टेज इज द स्टेज वेयर द कंपनी फैसिलिटेट्स फ्री. जब कोई कस्टमर आपके फिजिशियन को दिखाने के आने से पहले क्या करता है राइट, तो IKS इस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स पेशेंट शेड्यूलिंग, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करता है, पेशेंट की फाइनेंस वेरिफिकेशन करता है, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन करता है, प्रायर कोई ऑथोराइजेशन लगता है तो वो कर देता है. ठीक है. पेरी विजिट के टाइम पे, पेरी विजिट का वर्ड का मीनिंग है ड्यूरिंग द टाइम when the patient is interacting with the physician. ठीक है. At this point of time कंपनी क्या करता है, it helps with coding, it helps with scribing, it helps with referral management, ये सारा कुछ. तो ऐसे ना 4 स्टेज है. पोस्ट विजिट इज आफ्टर ऑब्वियसली द कस्टमर द पेशेंट हैज इंटरेक्टेड विद द फिजिशियन, तो उसका पेमेंट प्रोसेसिंग, उनका इंश्योरेंस डिनायल मैनेजमेंट जो भी हो गया, ये सारा चीज़ के लिए ना ये मैन पावर को रिप्लेस करके what they're trying to say is that we will be giving you a product, a suite of technology products ये सारे स्टेजेस में आपको हेल्प करेगा. सो यही मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द डिफरेंट 4 स्टेजेस. ठीक है. पेरी विजिट जैसे हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, पेशेंट फाइनेंशियल क्लियरेंस, ये हम लोगों ने देखा. पेरी विजिट के टाइम पे प्री विजिट एक समरी होता है, देन स्क्रिबलिंग होता है. स्क्रिबलिंग मतलब से US में ना आप बहुत ज़्यादा उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि आप जो एनी टाइम एनी रजिस्टर्ड फिजिशियन इज एडवाइजिंग और ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर पेशेंट, वॉट एवर दे से दैट नीड्स टू बी काइंड ऑफ नोटेड डाउन. ठीक है. सो पहले अ पर्सन, ह्यूमन वुड हैव टू आइडियली नोट डाउन ऑल ऑफ दिस बाय हियरिंग द फिजिशियंस वर्ड, अदरवाइज द फिजिशियन को याद रख के बाद में ये पर्टिकुलर चीज़ को नोट करना पड़ता था. बट विद AI coming in and with IKS they have developed a product known as IKS Scribble. ठीक है. ये स्क्रिबल क्या करता है कि रियल टाइम पे जब भी कोई फिजिशियन कोई बात बोलता है, एनी ही मे बी डायग्नोस्टिंग द पेशेंट, गिविंग देम मेडिसिन, राइटिंग अ प्रेस्क्रिप्शन, जो भी वो बोलता है वो ऑटोमेटिकली नोट डाउन होता है यूजिंग द IKS स्क्रिबल फीचर, reducing the load on the physician so that physician ये फालतू का काम में ध्यान ना दे. He can just directly focus on what is his core competency, and after the scribbling is done वो एक बार quickly उसको चेक करके पास कर देता है. ठीक है. Then there is things like referral order management, autonomous coding. पोस्ट विजिट में बिलिंग हो जाए, बिलिंग का पेमेंट का प्रोसेसिंग हुआ कि नहीं, अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है तो वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होल्डर है उनका इंश्योरेंस जो है विद द इंश्योरेंस कंपनी वो चेक करना, पेमेंट हो गया. फिर वेरियस अदर थिंग्स लाइक इन बिटवीन विजिट्स भी देयर आर थिंग्स लाइक केयर मैनेजमेंट, इनबॉक्स मैनेजमेंट, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. लॉट ऑफ सॉल्यूशंस जो IKS ने बनाया है, जो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको काफ़ी ईजी बना देता है फॉर एनी क्लिनिक इन द US. और एक चीज़ देख लो वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो IKS के प्रोडक्ट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स है. क्यों? क्योंकि उनके देश में दे हैव अ लॉट ऑफ डेटिंग एजेंसीज जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की एफिकेसी और आउटपुट को वेरीफाई करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट ये कंपनी नंबर 1 है इन AI ड्रिवन रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट एंड मेडिकल कोडिंग बाय ब्लैक बुक. ठीक है. ब्लैक बुक इज अ सर्टिफाइंग कंपनी. इट इज ऑल्सो नंबर 1 इन क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन बाय ब्लैक बुक एंड क्लास. रिसेंटली 2026 में भी अगर आप देखोगे, this particular company won best in class award for virtual scribing services, जो मैंने आपको IKS Scribble के बारे में बोला था. ठीक है. So and these are and the CEO also won the ETH Impactful CEO Awards. So this is telling me an idea कि in terms of the company's टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, AI कैपेबिलिटीज, जो भी टेक होता है, द यूजेज ऑफ टेक इज वेरी गुड बिकॉज इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज जो ये पर्टिकुलर चीज को वेरीफाई करते हैं, ट्रेस करते हैं, दे आर गिविंग इट
टॉप अवार्ड्स एंड बेस्ट इन क्लास कोर्स। ठीक है, ये एक हो गया। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखो IKS का क्या है। IKS जो ये पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल वर्क एज अ टैम में ऑपरेट करता है, दैट टैम इज एब्सोल्युटली ह्यूज इन द यूएस, क्योंकि उधर ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन की यूएस मार्केट है, जो यूएस अपनी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में स्पेंड करता है। आउट ऑफ दैट जो कंपनी की स्पेसिफिक टैम है, दैट इटसेल्फ इज अराउंड $260 बिलियन। ठीक है, ये उनका इनहेरेंट टैम है। और आउटसोर्स मार्केट का जो टैम है वो एक्स्ट्रा $34 बिलियन है। और कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है कि उनका जो मार्केट है ना, जो उनका टैम है, दैट इटसेल्फ इज एक्सपेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12% ईच एंड एवरी ईयर। सो दिस शोज यू कि कंपनी की कितनी मार्जिन फॉर ग्रोथ है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ओनली $35 बिलियन इज करेंटली आउटसोर्स्ड। तो ये जो 260 बिलियन की कैपेसिटी जो टोटल मार्केट है, जो हर साल 12% से ग्रो कर रहा है, उसमें से सिर्फ 35%, दैट वुड आइडियली बी एट अराउंड 15% ऑफ द मार्केट इज में ही पेनिट्रेशन हुआ है। 85% ऑफ द मार्केट is itself not even penetrated according to IKS का management, and this gives them the huge टैम जहाँ पे ये कंपनी स्केल अप कर सकता है। ठीक है, ऑल्सो और एक चीज वाई इस कंपनी के पास काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल टेलविंड्स है, वो है कि बिकॉज मैक्रो हेडविंड्स है। मैक्रो हेडविंड्स ब्रॉडर इंडस्ट्री में है, बिकॉज देर सेइंग इन द यूएस एक कुछ फ्लैट मेडिकेयर एडवांटेज, जो उनका मेडिकेयर एडवांटेज रिइंबर्समेंट देना वो फ्लैट हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, IKS को काफी टेलविंड मिल रहा है, बिकॉज यूएस के जो हेल्थ प्रोवाइडर्स है ना, उनके मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। तो जब मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, द हेल्थ प्रोवाइडर्स आर लुकिंग फॉर वेज टू रिड्यूस देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम IKS को वो लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं, बिकॉज IKS बहुत ही कम हेडकाउंट में बहुत ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है टू ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज। ठीक है, IKS क्यों ये दे सकता है, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली रिमूविंग ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। वो लोगों को रिप्लेस करके AI टेक सॉल्यूशंस के माध्यम से इट इज एबल टू डू द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, IKS में और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ इज वेरी नोटिस समथिंग वेरी क्लियरली। IKS का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है ना, वो अराउंड 24% है, बट उसमें जो हेडकाउंट ग्रोथ है, राइट, जनरली हम लोगों को देखते हैं जब भी कोई कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसमें what we notice is that the revenue grows in line with the headcount growth, but in case of IKS this is not how it is happening। वो लोग के पास बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज है, बिकॉज दे आर सेइंग हम 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेवेन्यू पे ला रहे हैं, बट ओनली बाय एडिंग 1.5% ऑफ माई हेडकाउंट। So this is showing what that they are using a lot of generative AI tools, Claude, Anthropic हो गया, फिर any other thing, and they're using and merging all of these AI tools in their clinical documentation, in their Scribble products। तो इससे ज़्यादा लोगों की नीड नहीं बढ़ रही है, but output and efficiency per person is going up। सेकेंडली क्या हो रहा है कि IKS में ना दे आर मूविंग अपस्ट्रीम। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी टाइम इन मैनेजमेंट को पूछा जाता है, और वो बोलते हैं कि IKS का डिफरेंशिएशन ये है कि इट इज़ द ओनली कंपनी जो पूरा प्री विजिट से लेके पोस्ट विजिट तक whatever interaction between physician and customer and whatever tasks between physician and customer हो रहा है ना, उसको पूरा स्टेजेस में इट हैज द ओनली सूट ऑफ ऑफरिंग्स जो सारे स्टेजेस के सारे टास्क को कवर करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दे आर सेइंग कि मार्केट में देखो ऐसे और भी प्लेयर्स है जिनके पास सॉल्यूशंस है, बट दैट इज लाइक मे बी वन प्रोडक्ट रिलेटेड टू स्क्रिबलिंग, वन प्रोडक्ट रिलेटेड टू revenue control, revenue cycle management, but there is no player in the market जो across the entire value chain a suite of product offerings दे पाए, and that makes IKS a very unique company in this market। So IKS क्या बोल रहा है कि ना, हमारा जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, हम कोई भी फिजिशियन कोई भी हेल्थ केयर कंपनी के पास जाते हैं, कोई भी क्लिनिशियन कंपनी सिस्टम के पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि आप हमारा पूरा सूट ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑनबोर्ड करो, इससे आप लोगों का ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन होगा देन जस्ट बाइंग वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम IKS। ठीक है, ऑल्सो वन मोर एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि दे आर नाउ मूविंग इनटू अपस्ट्रीम बाय ऑफरिंग नेट इकोनॉमिक वैल्यू एड गारंटीज। ठीक है, दिस इंसेंटिवाइजेस क्लाइंट्स टू अडॉप्ट देयर फुल प्लेटफॉर्म, जो मैंने बोला, ऑन स्टिकी 10 to 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये जो पैलोमार हेल्थ ये मॉडल ना उन्होंने वैलिडेट किया है
जब उन लोगों ने पैलोमर हेल्थ करके एक क्लिनिशियन के साथ काम किया है, एंड दे वर एबल टू जनरेट $3 to $3 million इन इनवॉइस वैल्यू विद इन जस्ट 4 months ऑफ लॉन्च. तो आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट की अपटिक कितनी फास्ट है, सोल्यूशन की अपटिक कितनी फास्ट है एट द कस्टमर लेवल. ठीक है. एंड इसको छोड़ के कंपनी की मैनेजमेंट is very good in capital allocation, in converting cash into converting profits into cash. उनका EBITDA margins are also very healthy in the 30-35% range. और एक चीज देखो, और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, which is ये पर्टिकुलर कंपनी ना, इनके पास बहुत ज़्यादा डीप क्लाइंट रिलेशनशिप्स है. ये देखो, जो भी क्लाइंट्स के साथ ये कंपनी काम करता है ना, तो पहले तो 450 प्लस एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट्स के साथ करता है. और इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन की थी विद ऑफ एक्विटी, उसमें इन लोगों को ऑलमोस्ट 600 डिफरेंट क्लाइंट्स मिले थे, जिनको ऑब्वियसली उनमें 600 में से ओनली 200-250 क्लाइंट्स वर द बिग वंस, बट दिस विल हेल्प देम गेन प्रेजेंस इन मोर कंपनीज इन द फ्यूचर, राइट. तो एक ये बात है. दूसरा, इनका जो टॉप क्लाइंट्स है ना, टॉप 10 क्लाइंट्स और टॉप 5 विंटेज एवरेज क्लाइंट्स जो इनके साथ काम करते हैं, इनमें वेरी हाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं, एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लाइंट्स के रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है. रिसेंट क्वार्टर्स में देखो कितने सारे डील विंस हुए. दे हैव वन डील्स फ्रॉम वाइटल एमडी ग्रुप होल्डिंग्स, जहाँ पे दे हैव सोल्ड देयर इंटायर पोर्टफोलियो ऑफ एम्बिएंट सॉल्यूशंस along with the Scribble suit in a long term deal. स्ट्राइड केयर के साथ हुआ है. हेल्थ केयर टॉप 5 हेल्थ सिस्टम के साथ RCM और वैल्यू बेस्ड केयर की पार्टनरशिप हुई है. सो धीरे धीरे करके ना, दे आर स्टार्टिंग टू पेनिट्रेट दिस एब्सोल्युटली ह्यूज मार्केट इन द US दैट इज ग्रोइंग. तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज, वेरी फ्यू IT कंपनीज इन इंडिया के पास एक एम्बिएंट टैम है ऑफ $260 billion जो IKS के पास है, बिकॉज ये US में काम करता है इन इंडस्ट्री जहाँ पे कॉस्ट के ऊपर प्रेशर है. तो इनके पास बहुत ज़्यादा टेलविंड्स आ जाता है फॉर US clinical companies, clinical health companies to onboard their particular solutions. So this is just showing कि IKS कैसे they have been able to grow their revenues at a decent rate for the last 3-5 years. EPS उनका हर साल बनते जाता है. उनका ROE भी बहुत बढ़िया 30% के आसपास रहता है. Cash भी they are able to convert a huge part of their of their PAT into OCF and FCF. Net debt कंपनी का keeps on going down, which makes it even good. राइट. तो यही सारा था अबाउट IKS जो मैं आपको दिखाना चाहता था. एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी बिकॉज का मार्केट बहुत बड़ा है एंड टेक्नोलॉजिकली ये बहुत एडवांस्ड है. और ये पर्टिकुलर मार्केट विल जस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग एज द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड AI ड्रिवन solutions grow in the market. So this was all about IKS. The next company जिसको we will analyze right now is Privi Specialty Chemicals. ठीक है. ये पर्टिकुलर कंपनी क्या करता है? इट्स प्राइमरीली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अरोमा एंड फ्रेग्रेंस केमिकल्स. ठीक है. जो बेसिकली अपना सोप, FMCG इंडस्ट्रीज, फाइन फ्रेग्रेंसेस इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है. और ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट होल्ड्स अ 20% प्लस ग्लोबल मार्केट शेयर इन 10 प्रोडक्ट्स. ठीक है. नाउ ये पर्टिकुलर कंपनी के पास 70 प्लस प्रोडक्ट्स है अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज. और उनका जो बेसिकली प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो दैट इज अराउंड 4 मेजर वर्टिकल्स. एक आपका हो गया फ्रेग्रेंस, where they make these aroma chemicals for perfume, fine fragrances, air fresheners, candlesticks, licensed. पर्सनल केयर में लोशन, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल. तो देख रहे हो. होम केयर में सोप, डिटर्जेंट्स. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इवन दे में कैम्फोर दैट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड ऑइंटमेंट्स. तो फार्मास्यूटिकल भी क्लाइंट्स भी इन कंपनी के पास है. रेवेन्यू बाइफरिकेशन में अगर देखोगे तो करेंटली कंपनी का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट है ना, दैट इज क्लोज टू 40%. एंड अदर देन दैट दे मेक थिंग्स लाइक फिनॉल, सिट्रल, मास्क के सारा यूज फॉर इन द परफ्यूमरी एंड इन द फाइन फ्रेग्रेंस सेगमेंट्स. मेजॉरिटी ऑफ कंपनी का जो रेवेन्यू है दैट इज थ्रू जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इन एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इनके पास ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन महाराष्ट्र जहाँ पे 6 यूनिट है और एक गुजरात में है. टोटल अराउंड 48,000 मेट्रिक टन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करते हैं कंपनी के पास. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो ये कंपनी का मोट है, विच इज़ दैट दिस कंपनी के साथ ये कंपनी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है विद जिवाउडॉन स्विट्जरलैंड. जिवाउडॉन क्या है? जिवाउडॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी इन द फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस FNF इंडस्ट्री and it collaborates with Privi to develop 40 plus exclusive aroma chemical products that enhance
and enhance its global supply chain capabilities. The company has invested 178 crores in capex for this. तो बेसिकली क्या है ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जिवाडॉन और प्रिवी दोनों मिलके स्पेशलाइज्ड अराउंड 40 प्लस एक्सक्लूसिव एरोमा केमिकल प्रोडक्ट्स और फ्रेग्रेंसेस बनाएंगे जो एक पर्टिकुलर नीश पे होंगे एंड जो स्पेसिफिकली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होंगे एंड विल बी ऑफ एक्सपर्टीज जो कोई अदर कंपनी इन द वर्ल्ड इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता. और एक चीज याद रखना, इनका जो पार्टनरशिप विद जिवाडॉन है, this shows that Givaudan being the world's largest player in the FNF segment, अगर वो प्रीवी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है and not going to some other player, which shows कि प्रीवी का कितना ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है in the global FNF मार्केट स्पेस. एक बार क्विकली देख लेते हैं कि ग्लोबल एरोमा केमिकल मार्केट में CAGR क्या है. ठीक है, ग्रोथ CAGR इन द ग्लोबल एरोमा केमिकल मार्केट इज अराउंड आप ले लो 5.4 से 9.3% है. एंड अगर आप 9.3% भी पकड़ के चलते हो, दिस इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. और इसमें दो चीज देखना यार, एक चीज इसकी सेगमेंट की परफॉर्मेंस के पीछे जो मेन रीजन है ना, वो प्रीमियमाइजेशन है, प्रीमियमाइजेशन इन द फ्रेग्रेंस सेगमेंट. ठीक है, और एक जो ट्रेंड आ रहा है वो है कि सिंथेटिक्स आर प्रेवलेंट राइट नाउ, बट बहुत ज़्यादा FNF सेगमेंट में ना डिमांड बढ़ रहा है फॉर नेचुरल एंड बायो बेस्ड एरोमा केमिकल्स. ठीक है, नेचुरल एंड बायो बेस्ड एरोमा केमिकल्स अगर कोई कंपनी बना पा रहा है तो कंज्यूमर हेल्थ के वजह से एंड ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स जो सिंथेटिक मटेरियल्स यूज ना करने की वजह से आएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनीज को मिल रहा है. ये दोनों पॉइंट याद रखना, बिकॉज प्रीवी इज डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस. प्रीवी क्या कर रहा है इसमें, प्रीवी ने ना एक इनोवेटिव अप्रोच लिया है और वो ना एक प्रोप्राइटरी बायोटेक प्रोडक्ट बना रहा है, विच इज दैट सेइंग दैट एक्सट्रैक्टिंग हाई वैल्यू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास. जो बायोमास होता है ना, उसको बेसिकली प्रोसेस करके प्रीवी हाई वैल्यू मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जो वो FNF इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं. सो they have developed the world's first biocyclopentanone and scaling corn cob biomass technology to a massive 20,000 ton commercial level by 2028. तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो बायोमास है उसको मैं रिसाइकल करके एक FNF इंडस्ट्री के लिए एक न्यू प्रोडक्ट बनाया है विच दे आर कॉल्ड बायोसाइक्लोपेंटानोन. एंड वो काफ़ी पिवटल है फॉर द कंपनी टू, और ये इसका पेटेंट भी कर रहे हैं और इससे वो लोग बहुत हाई मार्जिन ग्रीन केमिस्ट्री में भी घुस रहे हैं, विच इज़ इन लाइन विद द इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेटेंट होने की वजह से कंपनी का लॉन्ग टर्म इंटेलिजिबल एसेट बन जाता है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ वाई प्रीवी बिकम्स इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ये लोग ना एक 5K/1 के हाइपर ग्रोथ विजन मैनेजमेंट ने दिया है. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 5,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू विथ 1,000 करोड़ ऑफ EBITDA टारगेट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years. ठीक है, इसके लिए दे आर डूइंग अराउंड 1,200 करोड़ ऑफ केपेक्स. जो उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी अराउंड 48,000 है, उसको इंक्रीज करके अराउंड 54,000 मेट्रिक टन बाई FY27 लेके जाएगा. कंपनी बोल रहा है कि हम लोग इसकी वजह से अराउंड 20% हिस्टोरिकल कैगर जिस बेस से हम लोग कंपनी को ग्रो कर रहे हैं उसको फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years इजीली मेंटेन कर पाएंगे विद द EBITDA मार्जिन ऑफ ग्रेटर देन 20%. अगर आप अभी प्रीवी का सेल्स देखोगे, TTM सेल्स ऑफ प्रीवी आप लोगों की दैट इज अराउंड 2,456 राइट, 2,500 पकड़ रहे हो. ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years ये इसको 5,000 लेके जाएंगे और उनका जो EBITDA है ना वो समवेयर अराउंड आपका 500 करोड़ के आसपास है. वो भी डबल करके 1,000 कर देंगे, विच मीन्स दैट 3 ईयर पे ये कर पाए तो वो 24% के एगर पे ग्रो करेंगे. अगर 4 साल में ये कर पाए तो वो 18% के एगर के हो पाएंगे. ऑन एन एवरेज कंपनी शुड बी एबल टू ग्रो एट 20 to 20% CAGR इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years. ठीक है, ऑल्सो और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो कंपनी क्या बोल रहा है कि उसके पास एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ऑफ द China+1 सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट. काफ़ी कंपनी चाइना से अपना सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करके इंडिया में ला रहे हैं एंड प्रीवी इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट. कंपनी ये भी बोल रहा है कि कंपनी फेसेस 0 to 18% US ड्यूटीज कंपेयर टू हैवी पेनल्टी टैरिफ लेविड ऑन चाइनीज कंपेटिटर्स. तो बेसिकली US मार्केट में जो अपना ये बेसिकली एरोमा केमिकल्स को सप्लाई कर रहे हैं ना,
यूएस मार्केट को चाइना को 18% तक ड्यूटी देना पड़ता है, बट प्रीवी के को कुछ देना नहीं पड़ता, तो इसमें इन लोगों का एक कॉस्ट एडवांटेज बन जाता है। ऑल्सो यूरोप ने एक इम्प्लीमेंट किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स इन 2026, और इसमें क्या होगा, जो स्पेशलाइज वेंडर्स है लाइक प्रीवी, जिनके पास इकोवैडिस प्लैटिनम रेटिंग सर्टिफिकेट है, तो दिस इज अ सर्टिफिकेट विच शोज दैट द कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स, और वो कार्बन न्यूट्रल कंपनीज है। अगर ये पर्टिकुलर जो प्रीवी के पास सर्टिफिकेशन है और विच शोज दैट दे हैव अ लो कार्बन फुटप्रिंट, दिस विल हेल्प देम हैव a strong pricing advantage against global peers in the यूरोप मार्केट। और यूएस मार्केट में क्या एडवांटेज है कि चाइनीज जो एरोमा केमिकल सप्लायर्स है उनको 18% जीएसटी 18% ड्यूटी चार्ज किया जाता है, बट प्रीवी को कुछ नहीं किया जाता। सो दीज वेर काइंड ऑफ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके वजह से प्रीवी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी जो आप लोगों को ट्रैक करना चाहिए। इंडिया में देर आर ओनली 1 or 2 मेजर एरोमा केमिकल्स कंपनी, और उसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज और सबसे ज़्यादा ग्लोबल लैंडस्केप में मार्केट शेयर होल्ड करने वाला 20% से ज़्यादा इन 10+ प्रोडक्ट सिर्फ प्रीवी के पास है। एंड जिवाडॉन का पार्टनरशिप शोज दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। सो प्रीवी इज अ कंपनी जो आप लोगों को ट्रैक करना चाहिए। प्रीवी की पी रेशियो इज अराउंड 40 और वो 22% में ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, बट ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन इसको क्यों मिलता है? एक तो इनका एबिटा मार्जिन बहुत बढ़िया है, ये कंपनी में ज़्यादा डेट नहीं है, इस कंपनी में CFO टू एबिटा का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, प्लेजिंग नहीं है, ये कंपनी का एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स है, मार्की क्लाइंट लिस्ट है, तो थोड़ा बहुत आपका 2x पेग बन रहा है। बट अगर कभी करेक्शन हुआ और ये पेग रेशियो बिलो 2x बिलो 1.5x आया, तो इट कैन बी अ वेरी गुड टाइम टू कंसिडर प्रीवी। एंड एरोमा केमिकल्स की मार्केट इज ग्रोइंग एट 9.3-10%, सो आप लोग उसको पकड़ के चलोगे तो प्रीवी ग्रोज मच फास्टर देन द मार्केट, ऑलमोस्ट 2.5x फास्टर। So this is the premium you might have to pay over a period of time on Privi, and that was all about Privi Specialty Chemicals. Next company जिसको we are going to analyze is Nephroplus, ठीक है। अब what is Nephroplus? Nephroplus is India's and Asia's largest dialysis network, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया का तो है ही लार्जेस्ट, दुनिया का भी लार्जेस्ट है, एंड एशिया का भी लार्जेस्ट है। एंड आई जस्ट शेयर अ फ्यू नंबर्स विथ यू, क्विकली देख लेते हैं। बेसिकली इनके पास 469 क्लिनिक्स इन इंडिया है अक्रॉस 290 सिटीज, ऑलमोस्ट 32,000 गेस्ट को इन लोगों ने सर्व किया है। 2.4 मिलियन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स परफॉर्म्ड इन इंडिया। इनका मार्केट शेयर नंबर ऑफ क्लिनिक 78% ऑफ द क्लिनिक्स आर इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज एंड टाउन्स, एंड 73% रेवेन्यू ऑल्सो कम्स फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3, ठीक है। एक्सक्लूसिव टॉप नॉच हॉस्पिटल्स लाइक फोर्टिस, एस्कॉर्ट्स, मेदांता, वॉकहार्ड, मैक्स, इनके साथ इन लोगों का पार्टनरशिप भी है। ग्लोबल प्रेजेंस भी है इस पर्टिकुलर कंपनी की। इट इज़ द ओनली इंडियन डायलिसिस नेटवर्क जो ग्लोबली एक्सपैंड किया है। ग्लोबली दे हैव अराउंड 52 क्लिनिक्स अक्रॉस फिलीपींस, उज्बेकिस्तान एंड नेपाल। उधर भी अच्छा खासा स्केलिंग ऑफ पीपल हो रहा है। इनफैक्ट इट हैज़ ओपन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायलिसिस सेंटर इन उज्बेकिस्तान, ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों को दिखा देता हूँ क्विकली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डायलिसिस एज अ सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये देखो कंपनी क्या बोलता है, कंपनी बोलता है कि 1 in 3 डायबिटिक एडल्ट जो है उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकता है, ठीक है। एंड 1 in 5 एडल्ट जिसको हाइपरटेंशन है उनको भी क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों को मालूम ही है कि दुनिया में कितना ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज हो गया, लाइफस्टाइल डिजीज हो गया, एंड दिस इज वाई द मार्केट, द टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज इटसेल्फ वेरी लार्ज, ठीक है। देन ये कंपनी क्या बोल रहा है कि जस्ट ये जो डिजीज है किडनी का डायलिसिस करना पड़ता है, राइट। व्हेन द किडनी फेल्स, आप लोगों को सस्टेन करने के लिए, वेस्ट को रिलीज करने के लिए बॉडी से आपको डायलिसिस करना पड़ता है। और डायलिसिस करने के लिए ना, डायलिसिस एज अ ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रॉनिक ट्रीटमेंट्स। लाइक सोचो आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर आपका ऑन्कोलॉजी हुआ, आपको बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट दे रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, कंपनी बोल रहा है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डायलिसिस ट्रीटमेंट ना ये रिकरिंग होता है, ये आपको 3 times पर वीक तो करना ही होगा, ठीक है, जस्ट टू रिमेन अलाइव। सेकेंडली, आप अगर डायलिसिस ट्रीटमेंट को 2 weeks से ज़्यादा नहीं करते हो, ठीक है, तो आप मर जा सकते हो। सेकेंडली, स्टिकीनेस होता है बहुत ज़्यादा। 95% ऑफ द टाइम गेस्ट स्टिक टू द सेम डायलिसिस क्लिनिक। अगर कोई गेस्ट जाता है और उस डायलिसिस क्लिनिक में वो 15 घंटे से ज़्यादा स्पेंड करता है एवरी डे, एवरी वीक वो 15 घंटा से ज़्यादा डायलिसिस क्लिनिक में स्पेंड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी सेशन और एन एवरेज वो 4-5 घंटा उस क्लिनिक पर रहता है। और अगर उस क्लिनिक का सर्विसेज अच्छा होता है
और उनका डायलिसिस अच्छे से होता है, इफ ही फील्स गुड ड्यूरिंग द सेशन एंड व्हेन ही कम्स बैक होम आफ्टर द डायलिसिस सेशन, then 95% of the guests the company is saying that they will stick to the dialysis center. And that is where dialysis as a treatment is very different from any other sort of treatment. ठीक है. सेकेंडली क्या है, सेकेंडली कंपनी ये बोल रहा है कि देखो ये जो है ना, ये मार्केट साइज ऑफ डायलिसिस ये भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है. जैसे मार्केट साइज इंडिया में 818 करोड़ है, ठीक है, तो ये बढ़ के 1979 हो जाएगा. फिलीपींस में भी आप देख रहे हो 3x ग्रोथ है, उज्बेकिस्तान में ऑलमोस्ट 10x 4x ग्रोथ है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 2.5x ग्रोथ हो रहा है. और केगर देखो किस केगर से ये पर्टिकुलर राइज ऑफ दिस ट्रीटमेंट एंड डायलिसिस की नीड इतनी फास्ट बढ़ रही है. 19% इन इंडिया, 23% इन फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया और 17%, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में 18%. सो बहुत हाई टीन्स में ग्रोथ है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. ठीक है. प्राइसिंग इंडिया में प्राइसिंग ऑन रिलेटिवली चीपर साइड है, बट व्हेन यू मूव इट टू कंट्रीज लाइक यूएई, कंट्रीज लाइक फिलीपींस, प्राइसिंग ऑफ ईच ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स गोज अप. कंपनी का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो इंडिया में इज बीइंग सच अ लार्ज मार्केट, इंडिया में डायलिसिस की पेनिट्रेशन इटसेल्फ इज ओनली 7%. अगर ये नंबर ऑफ यूएस से कंपेयर करोगे तो यू विल सी इंडिया इज नॉट इवन लाइक 1/10 पेनिट्रेटेड ऑफ दैट ऑफ यूएस. ठीक है. Secondly, even in Philippines, even in Uzbekistan, even in Saudi Arabia, the penetration levels are not still in the majority. तो उसमें भी ग्रोथ की काफ़ी स्केलिंग मेरे को मिल जाता है. और कंपनी क्या बोलता है, कंपनी बोलता है द मोमेंट वी आर स्केलिंग आवर पर्टिकुलर डायलिसिस सेंटर्स अब्रॉड ना, हम लोग को ऑलमोस्ट 3.3x से 14 टाइम्स एक प्रीमियम मिलता है ऑन द इंडियन प्राइस वी चार्ज पर डायलिसिस पर आर डायलिसिस सेंटर. और इससे क्या होता है, कंपनी का क्या कॉस्ट उससे जल्दी उसी स्पीड में नहीं बढ़ता, तो ऑपरेटिंग लेवरेज की नहीं होने की बहुत ज़्यादा स्कोप होता है जब आप इंटरनेशनली एक्सपैंड करते हो. ठीक है. और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है कि कंपनी बोल रहा है कि डायलिसिस सेंटर, डायलिसिस नेटवर्क, एक डायलिसिस सेंटर को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिवनेस बन जाता है व्हेन कंपेयर टू एनी अदर सिंगल स्पेशलिटी मॉडल्स. और वो क्यों है, फर्स्ट ये बोलता है कि एक डायलिसिस सेंटर की जो पेशेंट होती है उनमें ही एक रिकरिंग स्टेबिलिटी हो जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पेशेंट को हर वीक 3 बार तो आना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो प्रिडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू हो जाता है पर न्यू डायलिसिस पेशेंट ऑनबोर्डेड. ठीक है. सेकेंडली क्या बोलता है कि एक तो इन पेनिट्रेशन जैसे आपने देखा इंडिया में ओनली 7% है, राइट, और गवर्नमेंट काफ़ी रिइम्बर्स भी कर देता है. जो मेजॉरिटी ऑफ ऑल आवर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव अ सेक्शन ऑफ डायलिसिस जो काफ़ी हेल्थ पॉलिसीज से भी रीइंश्योर हो जाता है. तो इसके वजह से ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पीपल आर एबल टू अफोर्ड ऑल ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाता है. सेकेंडली क्या होता है, एक डायलिसिस सेंटर को सेटअप करना इज मच मोर केपेक्स लाइट देन सेटिंग अप अ सेंटर फॉर ऑन्कोलॉजी. वो बोल रहा है कि इट इज़ द लोएस्ट कॉस्ट पर क्लिनिक व्हेन यू आर सेटिंग अप अ डायलिसिस सेंटर. सिर्फ आपका 1 to 1.5 करोड़ लगता है, वर्सेज अगर आप एक ऑन्कोलॉजी की हाई ट्रीटमेंट फैसिलिटी करते हो तो वहाँ आपका 100 CR to 150 CR का खर्चा पड़ता है. और पे बैक पीरियड, एक आपने एक सेंटर तो सेटअप कर दिया, मतलब वो ब्रेक इवन करने के लिए, वो पैसा रिक्यूपरेट करने के लिए डायलिसिस सेंटर को सिर्फ 1.5 to 2 years लगते हैं, बट एक ऑन्कोलॉजी सेंटर को आपका 7 to 10 years लग जाता है. तो दिस शोज दैट ये काफ़ी in terms of break even, in terms of recuperating cost भी बेटर है देन अदर सिंगल स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स. ठीक है. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है कि कोई भी एक डायलिसिस सेंटर को ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए उधर जो स्टाफ होगा उनको एक सिंपल SOP फॉलो करके अपना ट्रीटमेंट करना पड़ता है. द स्टाफ ओवर देयर डजंट हैव टू बी अ वेरी हाईली स्किल्ड क्लिनिकल एक्सपर्टीज वाला बंदा. इवन अ पर्सन जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है वो एक डायलिसिस सेंटर को चला सकता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, जब आप स्केल कर रहे हो आपको हायरिंग करना पड़ेगा ना, वो पर्टिकुलर सेंटर्स में लोगों को रखना पड़ेगा एज ऑपरेटर्स टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर डायलिसिस सेंटर. तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नीश या बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज लोगों को ज़रूरत नहीं है. आप लोग कॉन्सिस्टेंट सर्विस क्वालिटी के लिए इवन लोग हर जगह आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है फॉर डायलिसिस. तो आप लोगों को समझ में आया कि स्ट्रक्चरली डायबिटीज की बिजनेस मॉडल ऑपरेटिंग अ डायलिसिस सेंटर इज मच मोर कैपिटल एफिशिएंट, फास्टर पे बैक पीरियड एंड रिकरिंग रेवेन्यू एज वेल एज ईज ऑफ स्केलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू ऑन्कोलॉजी और अदर ट्रीटमेंट्स.
एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि डायलिसिस एज एन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट। आई केयर के बाद डायलिसिस द फास्टेस्ट ग्रोइंग, आई मीन डायलिसिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। 20 to 22% CAGR से वो FY 29 से FY 24 से FY 29 के बीच ग्रो करेगा। ठीक है, दिस वॉज मोर अराउंड द बिजनेस ओवरव्यू, द इंडस्ट्री ओवरव्यू और एक डायलिसिस सेंटर की अट्रैक्टिवनेस। अब हम लोग क्विकली एक बार और एक चीज देखते थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है क्या, एक तो पेनिट्रेशन के बारे में बात कर लिया, एक चीज कंपनी बोल रहा है हो रहा है विच इज दैट एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड डायलिसिस सेंटर्स टू ऑर्गेनाइज्ड डायलिसिस सेंटर। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि 2019 में डायलिसिस की वॉल्यूम फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेंटर्स, राइट, वो अराउंड द वर्ल्ड 16% था, बट अब वो धीरे धीरे 19% हो रहा है। यूएसए में तो ऑर्गेनाइज सेंटर में ही डायलिसिस होता है, 80% से ज्यादा मार्केट शेयर है, बट एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, ये सारे सेक्शंस में लेस देन 25% मार्केट शेयर है। ठीक है, कंपनी ने फिर इसको ही एक्सप्लेन किया कि द नंबर ऑफ क्लिनिक्स दैट दे हैव इन द डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड, नेपाल में उनके 5 है, फिलीपींस के उसमें 45 है, उज्बेकिस्तान में 4 है, तो सारा वी हैव कंट्रीब्यूटेड। एक इंपॉर्टेंट चीज कंपनी के बारे में आप देख रहे हो कि इंडिया में उन्होंने इतना साल 15 ईयर्स 20 ईयर्स अपना कंपनी चला के व्हाट दे हैव अंडरस्टूड दैट they have been able to manage their dialysis operation at a very cost effective manner, ऑप्टिमाइज करके वही सेम मॉडल को वो बाहर विदेश में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और इसके वजह से उनका इंटरनेशनल रेवेन्यू की शेयर कॉन्टिन्यूसली लास्ट 4 FY से बढ़ रहा है। 12% था FY 23 में, अभी 9 मंथ FY 26 में 41% हो गया, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है दैट स्लोली मूव दिस टू अराउंड 50%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ और एक चीज देख लेते हैं कि कंपनी जो नेफ्रोप्लस है ना, ये कंपनी पैसा, इनका मॉडल क्या है, हाउ डू दे अर्न रेवेन्यू। तो इनका 3 टाइप्स ऑफ मॉडल है। एक तो उनका कैप्टिव मॉडल है, जहाँ पे दे पार्टनरशिप कर लेते हैं, दैट देयर विल बी अ नेफ्रोप्लस ट्रीटमेंट सेंटर इनसाइड अ प्राइवेट हॉस्पिटल। वो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले लो, फोर्टिस ले लो। उसमें क्या करते हैं, जो भी रेवेन्यू उनका, जो भी हॉस्पिटल पे कोई पेशेंट भर्ती हुआ, राइट, तो उनको अगर डायलिसिस करना पड़ा, या फिर कोई पेशेंट बाहर से आ रहा है, इनसाइड मैक्स के प्रेमिसेस में डायलिसिस कर रहा है, तो एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बन जाती है विद मैक्स एंड नेफ्रोप्लस। इस बेसिस में दे अर्न मनी। जो मैक्स होता है वो उनके ही हॉस्पिटल में स्पेस प्रोवाइड करता है, और दे एक्सेस भी देता है नेफ्रोप्लस को टू देयर ओन कैप्टिव गेस्ट। ठीक है, एक सेकंड मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ करते हैं। उधर व्हाट दे डू इज, उधर दे हैव अ डेडिकेटेड इन हाउस टीम टू ओवरसी एंड टू एंड PPP लाइफ साइकिल। या आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में ये पर्टिकुलर मॉडल चलता है, इसमें रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होता है। देन द लास्ट वन इज दैट यू विल हैव स्टैंड अलोन नेफ्रोप्लस क्लिनिक्स, जहाँ पे आप जाके अपनी डायलिसिस कर सकते हो। ये पर्टिकुलर क्लिनिक की काउंट भी कंपनी थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा है, अदर देन द कैप्टिव। कैप्टिव में भी ग्रोथ है, बट अभी स्टैंड अलोन में कंपनी का फोकस भी ज्यादा बढ़ रहा है। ये कहाँ पे करता है कंपनी, ये कंपनी इन डिमांड एरियाज पे करता है, हॉस्पिटल से थोड़ा डिकपल करने के लिए। दिस वॉज अराउंड हाउ दे बेसिकली डू दे द डिफरेंट वेज इन विच दे अर्न देयर रेवेन्यूज। एक और चीज है कि कंपनी क्या बोलता है कि देखो हमारा ना एक कॉस्ट लीडरशिप प्लेबुक बन गया है, जो हम बहुत इजीली अब रेप्लिकेट कर रहे हैं ग्लोबली। तो ये क्या बोल रहा है, इसने ना, कंपनी ने एक ऐसा मॉडल बनाया यहाँ पे ईच एंड एवरी लाइन आइटम को इन्होंने कॉस्ट को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज किया है। और कंपनी बोलता है कि डायलिसिस में ना आपको 10 साल तो सिर्फ लग जाता है ब्रेक इवन करने में, बिकॉज इट इज सच अ हाइपर कॉस्ट सेंसिटिव बिजनेस, क्योंकि आप मार्जिन भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट, और उसी कॉस्ट में आपको, उसी रेवेन्यू में आपको कॉस्ट को मेंटेन करना पड़ता है। तो HR कॉस्ट उनका 20% ऑफ द रेवेन्यू है, लोएस्ट अमंग द पीयर्स ग्लोबली। इन हाउस उनके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दैट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस टैलेंट पाइपलाइन। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो पास आउट होता है वही अपने सेंटर्स में चल के उधर ऑपरेट करते हैं। तो देन दे हैव ट्रेन फ्रेशर्स की सप्लाई। इन हाउस उनके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टीम है। Then this particular companies have teams that look after their consumables की inventory, protocol driven consumables होते हैं, SOPs होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ये लोग अपना कॉस्ट को मैनेज करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ अ वेरी वेल रन कंपनी, और दैट इज वाई इन लोगों को अभी बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन हो रहा है जब ये विदेश में स्केल कर रहे हैं। इसको छोड़ के कंपनी में देखो कितने ज़्यादा मार्की इन्वेस्टर्स है, SBI म्यूचुअल फंड, Polar Capital, 361, Axis Max Life Insurance, all of these funds hold greater than 1% of their fund value in this particular company, and this is a very recent IPO company as well. Anchor investors भी बहुत ज़्यादा है। तो this was more around Nephroplus। कंपनी बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपैंड भी कर रहा है। इनका जो CEO है, दैट गाय, दैट पर्सन इज इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम कमल दशा।
Kamal Tisha, he is suffering from diabetes for the last 28 from dialysis from the last 28 years से उनका dialysis चल रहा है. So he himself understands the particular pain or the problems that any particular dialysis patient is facing. इसके वजह से प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन भी उन लोगों ने सर्विस भी ऐसे ही बनाया है, विच इज़ वेरी वेरी वेल थॉट ऑफ. नेफ्रोप्लस का पी थोड़ा एक्सपेंसिव है, इवन द फैक्ट कि उन वो कंपनी अराउंड आपका 25-30% टाका में ही ग्रोथ करता है, बट ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इनका जो पैट और एबिटा मार्जिन में ग्रोथ है ना, ये थोड़ा ज़्यादा होगा. तो आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. प्लेजिंग नहीं है CFO टू एबिटा अभी ऑन द सेम लेवल, अच्छा खासा है. गुड कन्वर्शन ऑफ एबिटा इनटू ऑपरेटिव कैश, ये भी सही है. ओवरऑल अ वेरी गुड कंपनी, और आप लोग इस कंपनी को देखना चाहिए. यू नीड टू मॉनिटर कि ये कैसे अपना एक्सपेंशन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जो एक्सपेंशन कर रहा है उसमें कैसे फुटफॉल हो रहा है, कोई एक्विजिशंस के बारे में बात हो रहा है कि नहीं. ओवरऑल इंडिया में इनका स्केल अप कैसे हो रहा है. जैसे कंपनी जो स्पेसिफिकली मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट स्टिकीनेस ऑफ द कस्टमर इन दिस बिजनेस एंड द नीड दैट ये पर्टिकुलर कस्टमर्स को आना ही है डायलिसिस करने के लिए, राइट. काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल बन जाता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर नेटवर्क्स लाइक थायरोकेयर हो गया, लालपैथ लैब्स हो गया, जो सारे टाइप्स का टेस्टिंग करता है. ये एक स्पेशलाइज्ड वन है, बट ये स्पेशलाइज होने के साथ साथ बहुत ही एक स्टिकी टाइप का ट्रीटमेंट है डायलिसिस, जो ये पर्टिकुलर बिजनेस को काफ़ी यूनिक बनाता है. द लास्ट कंपनी जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी साई लाइफ साइंसेज. ओके, साई लाइफ साइंसेज क्या है? साई लाइफ साइंसेज इज इंटीग्रेटेड CRDMO प्लेयर. CRDMO मीन्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है अक्रॉस द फार्मास्यूटिकल लाइफ चेन फ्रॉम अर्ली ड्रग डिस्कवरी टू कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का सबसे बेस्ट थिंग इज दैट कंपनी का सारा इट हैज़ ऑल द ग्लोबल रेगुलेटरी एजेंसी सर्टिफिकेशन, US FDA FMDA. मेन इनका दो पार्ट्स ऑफ द बिजनेस है. एक है डिस्कवरी एंड रिसर्च सर्विसेज, जो उनका CRO डिवीजन है. इधर क्या करता है कंपनी प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी एंड रिसर्च सर्विसेज कवरिंग मेडिसिनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल ड्रग डिजाइन, बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, DMPK, टॉक्सिकोलॉजी एंड क्लिनिकल स्टडीज. ये सारा कुछ कंपनी करता है. कंपनी सपोर्ट्स क्लाइंट्स फ्रॉम एन अर्ली स्टेज डिस्कवरी थ्रू इन इनेबलिंग स्टडीज लेवरेजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज AI ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी, ऑटोमेशन, सारा कुछ कंपनी करता है. सेकेंड पार्ट इज ऑब्वियसली वंस द ड्रग हैज बीन पास्ड बाय द US FDA अक्रॉस द 3 क्लिनिकल स्टडीज, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा ना टू मेक इट कमर्शियली अवेलेबल. तो वो वाला पार्ट में भी कंपनी हेल्प करता है. एंड टू एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस करता है, इंक्लूडिंग प्रोसेस डेवलपमेंट, एनालिटिकल टेस्टिंग, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल सप्लाईज, API मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सारा कुछ एच एंड एवरीथिंग. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द इंडिया CDMO CRDMO space. CDMO CRDMO as you know is one of the fastest growing space, जहाँ पे ग्लोबल फार्मा जायंट्स क्या करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट को इंडिया में आउटसोर्स करते हैं. बिकॉज इंडिया में केमिस्ट्री साइंटिस्ट केमिस्ट्री के साइंटिस्ट से एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर काफ़ी चीप व्हेन कंपेयर टू डूइंग द सेम प्रोसेसेस इन द UK और US. तो इसके वजह से ये होता है. और एक एडवांटेज क्या मिल रहा है कि बहुत सारा ये जो कंपनीज है जो फार्मा, वो अपना सप्लाई चेन को शेयर डी रिस्क करना चाह रहे हैं फ्रॉम चाइना. तो China+1 एक सप्लाई रिबैलेंसिंग चल रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है सप्लाई टू वेंडर्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट भी करता है. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है इनटू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स मोडालिटीज़. मैनेजमेंट इज एग्रेसिवली फ्यूचर प्रूफिंग द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन नेक्स्ट वेव ऑफ कॉम्प्लेक्स थेराप्यूटिक्स. ठीक है, कॉम्प्लेक्स थेराप्यूटिक्स मतलब दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन R&D फॉर डेवलपिंग पेप्टाइड्स, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स, ऑलिगोन्यूक्लियाइड्स. स्ट्रेटेजिक एंट्री ये लोग कर रहे हैं इनटू एनिमल हेल्थ, एंड ऑल ऑफ दिस इज प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली. ऑल्सो कंपनी ने केपेक्स की इंक्रीज में अनाउंस किया, दे विल इंक्रीज देयर केपेक्स capacity by 70%, scaling from 700 kiloliters to 1150 kiloliters by FY27. और ये सारा ग्लोबल डिमांड की रिक्वायरमेंट के बाद ही है, विच मीन्स ऑल ऑफ दिस केपेक्स इज गैप बाय प्रॉपर ग्लोबल डिमांड. ये कंपनी के पास बहुत सारा लार्ज स्केल स्टिकी फार्मास्यूटिकल रिलेशनशिप्स है. वो बोल रहे कि 90% ऑफ CDMO रेवेन्यूज नाउ स्टेम फ्रॉम लार्ज ग्लोबल फार्मा कंपनीज बिल्ट ऑन 10 to 15 years ऑफ फाउंडेशंस ऑफ ट्रस्ट, एथिक्स एंड फ्लॉलेस रेगुलेटरी एग्जीक्यूशन. ठीक है,
This trust translated into the addition of 7 late stage and commercial molecules in 9-month FY26. So 9-month FY26 तक they already had 7 late stage and commercial molecules in the late stage इन द क्लिनिकल स्टडीज. तो इसको क्या हो जाता है कि कंपनी का काफ़ी ना डी स्टॉकिंग रिस्क से बच जाता है और डाइवर्सिफाई हो जाता है उनका पोर्टफोलियो. तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी सीडीएमओ प्लेयर अगर कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर बहुत ही हेविली डिपेंडेंट होना, तो इन फॉर एनी केस अगर वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फाइनल स्टेज तक चला नहीं या फिर उसका कमर्शियल प्रोडक्शन रोकना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉकिंग हो जाता है एंड कंपनी के रेवेन्यूज माइट गो इनटू एन एब्सोल्यूट टॉस. ये बहुत रिसेंटली ब्लू जेट हेल्थ केयर के साथ भी हुआ था. साई लाइफ साइंस के बारे में एक और चीज़, आई गिव दिस आर्टिकल टू यू. बहुत बढ़िया आर्टिकल है. दिस इज अ थ्रेड इन द forum.valuepicker.com में. ये थ्रेड बहुत ही डिटेल्ड में लिखा गया है अबाउट साई लाइफ साइंसेज एंड वाई दिस माइट बी इंडियाज बुक सी. एंड साई लाइफ साइंस के बारे में एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ. सो 2025 में ना टोटल 41 अप्रूव्ड ड्रग्स हुए थे बाई द यूएस एफडीए, ऑफ विच 30 आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है कि एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. एंड ये जो हाईलाइटेड रोज है ना, इसमें जो ब्लू रोज है, दीज वेर ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट वेयर कमिंग फ्रॉम साई लाइफ साइंसेस. तो वो बोल रहे थे कि देखो साई लाइफ साइंसेस से आ रहा है, राइट. और एक चीज वो लोग बोल रहे कि साई वाज इन्वॉल्व्ड इन 10% ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स अप्रूव्ड last year, and that is a very good market share when you combine to other CDMO players like Laurus, you have Aarti, you have Anthem and all of these players in the Indian market. और एक चीज ये पर्टिकुलर पोस्ट में बोला गया है कि काफ़ी सारे यूनिक प्रोडक्ट्स, राइट, काफ़ी सारे यूनिक मॉलिक्यूल्स लाइक GLP-1 से लेके आई ड्रॉप से लेके एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ट्रेडलीपिटेंट, जो कि इज़ द फर्स्ट ड्रग इन द 40 years फॉर मोशन सिकनेस. ये सारा कुछ अप्रूव्ड हुआ है बाय द यूएस एफडीए एंड सारा कुछ साई के ही पर्टिकुलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है. एंड अगर ये कमर्शियल तक बढ़े, कमर्शियल इनका प्रोडक्शन हुआ, देन साई विल बी अ ह्यूज बेनिफिशियरी ऑफ देम एंड बहुत सारा रेवेन्यू पोटेंशियल साई का इधर से बढ़ सकता है. ये आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ना, इस शॉर्ट पीरियड में मैं इस आर्टिकल का डिटेल्स को कवर नहीं कर सकता उतना. बट द आइडिया इज सीडीएमओ एज अ सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी वेल. और सीडीएमओ में ना स्टिकी हो जाता है क्लाइंट रिलेशनशिप, क्योंकि अगर कोई ग्लोबल फार्मा आपको सीआरओ का काम दे रहा है और वो आप अच्छे से कर रहे हो और आप उसके वजह से आपको सीडीएमओ का भी मैन्युफैक्चरिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिली और वो आपने 2-3 साल बहुत बढ़िया से किया फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट क्लाइंट, इट मेक्स नो सेंस फॉर द क्लाइंट टू स्विच टू सम अदर वेंडर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. वो स्विचिंग तभी करेगा जब उसको थोड़ा ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, बट तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस ऐसे ही गायब नहीं हो जाएगा. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएमओ. और एक चीज़ साई का क्या है ना, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अक्रॉस द कॉमर्शियल एज वेल एज द क्लिनिकल पाइपलाइन. तो इससे क्या होता है, एज वेल एज डिफरेंट मोडालिटीज. तो ये फ्यूचर प्रूफ भी कर रहे हैं अपने बिजनेस को, प्लस डी स्टॉकिंग इवेंट से खुद को बचा रहा है. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ साई लाइफ साइंसेज बिजनेस मॉडल. तो यही था मोस्टली अबाउट साई लाइफ साइंसेज. तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. तो यही था मोस्टली अबाउट द 5 बिजनेसेस जो हमने आज डिस्कस किया. बहुत इंटरेस्टिंग थे, इनको अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार रिवाइज करना. साई लाइफ साइंस के बारे में आई कुड नॉट कवर इन डिटेल उतना बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बट आई विल अटैच दैट आर्टिकल सो दैट यू कैन रीड इट इन डिटेल. साई लाइफ साइंस के बारे में ज़्यादा जान पाओगे. अदर 4 बिजनेसेस वर कवर्ड इन अ लॉट ऑफ गुड डिटेल्स, तो वो फिर से आप उसको देखना. एंड इफ यू गाइज लाइव द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, please do like and subscribe to the channel, and I will be back with the final episode of the opportunity series that we are going to cover for Q4, and see you guys soon.